क्या आपने कभी सुना है कि काला जादू की वजह से किसी की जान चले गई, या तो फिर काला जादू की वजह से आपने सब कुछ पा लिया और एक ही झटके में आपने सब कुछ खो दिया। आज हम ऐसी ही कहानियों के बारे में सुनेंगे जो कि काला जादू के बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर आपको भी लंबी स्टोरीज सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को ऑल पे दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं स्टोरी अपलोड करूँगा आप तक जल्दी पहुँचेगी। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। काला जादू। ये शब्द सुनते ही हम में से कई लोग हंस पड़ेंगे, या तो फिर हम में से कई लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये चीज़ें होती ही नहीं, सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि ये सब ढोंग है। मैं भी उन लोगों में से था। मैं कभी भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। मैं मानता था कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं। पर एक घटना मेरे दोस्त के साथ घटी जिसने इन सारी चीज़ों पे भरोसा करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मेरा वो दोस्त दिल्ली से था। मेरा दोस्त मेरे साथ कैमरा ऑपरेटर का काम कर रहा था। हम दोनों की लाइफ ठीक ही चल रही थी। मेरे दोस्त को एक बंगाली लड़की से प्यार हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सीरियस थे। कुछ टाइम के बाद वो लोग वैसे भी शादी करने वाले थे। वो लड़की मेरे दोस्त से बहुत प्यार करती थी, या तो फिर यूँ कह सकते हैं कि वो लड़की मेरे दोस्त के लिए पागल थी। मुझे अभी भी याद है, मेरा दोस्त एक बार जब हम तीनों मिले थे तो कह रहा था कि उसे एक कैमरा लेना है, जो कि वो अभी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। थोड़े दिनों के बाद उस लड़की ने मेरे दोस्त को वही मॉडल का कैमरा लाके दिया। मेरा दोस्त भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। मैंने एक बात नोटिस की, उस लड़की के मेरे दोस्त के लाइफ में आते ही मेरे दोस्त की ज़िंदगी एकदम से बदल गई। उसको अलग अलग एड एजेंसी से ऑफर मिलने लगे। फिर थोड़े टाइम के बाद उसने एक नया घर खरीद लिया और फिर एक कार खरीद ली। ये सारी चीज़ें बहुत कम समय में हुई थी। वो लड़की मेरे दोस्त के लिए वरदान से कम नहीं थी। ऐसे ही 3 साल बीतते गए। मेरा वो दोस्त और वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों के बीच अब प्यार नहीं था। दोनों के झगड़े हुआ करते थे। उसका कारण ये था कि मेरा दोस्त किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था। फिर एक दिन इतना झगड़ा हुआ कि वो लोगों ने अलग होने का फैसला लिया। मैं उन दोनों का अच्छा दोस्त था, तो मैंने उनको कई बार समझाने की कोशिश की, पर इस बार तो हद पार हो चुकी थी। उस लड़की ने मेरे दोस्त को कहा कि आज जो भी हो तुम मेरी वजह से हो, यह मत भूलना। मेरे दोस्त को वो सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। उसने फिर उस लड़की को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़की रोई और वहाँ से चली गई। थोड़े दिनों के बाद की बात है, मेरे दोस्त का सब कुछ लुट गया। जैसे ही मेरा दोस्त कामयाब हुआ था वैसे ही उसकी चीज़ें सारी चली गई। उसको घर बेचना पड़ा क्योंकि जो एड एजेंसी वो चला रहा था वहाँ के लोग उसको धमकी दे रहे थे कि वो लोगों को पगार देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्त ने सब कुछ बेच दिया। 6 महीने के बाद मेरे दोस्त की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। वो अब एक कंपनी में काम करता था। तो हुआ यूँ कि उसने एक दिन कहा कि उसको सर दर्द हो रहा है, पता नहीं चक्कर क्या था। हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। थोड़े टाइम के बाद उसे ठीक हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद उसने कहा कि उसे पेट में दुख रहा है। हम लोगों ने उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही थोड़े दिनों तक चलता रहा। उसे कुछ ना कुछ दर्द होता और हम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना होता। ये सारी चीज़ें देख के वो मेरे दोस्त के माँ बाप
अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट किए तो उस डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर तंग आकर मेरे उस दोस्त के माँ बाप ने एक पुजारी को बुलाया, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 20-25 पुजारियों को बुलाने के बाद भी उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसका वज़न कम हो गया था और उसको चलने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए थे। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे मानो उसने बहुत टाइम से खाना ना खाया हो। फिर किसी ने हमें कहा कि हमें उसकी हालत के बारे में अघोरी से बात करनी चाहिए। थोड़े दिनों के बाद एक अघोरी आया और मेरे दोस्त को पूछने लगा कि तुम्हारी लाइफ में जो जो हुआ है तुम ये सारी चीज़ें मुझे बताओ। मेरे दोस्त को उस बंगाली लड़की के बारे में अपने माँ बाप के सामने नहीं बताना था। उसने अघोरी के सामने बाकी सारी चीज़ें बताई, पर इस बंगाली लड़की की बात नहीं बताई। अघोरी को संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में छुपा रहे हो। तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मौत के नाम से डरते हुए मेरे दोस्त ने सारी चीज़ें उस अघोरी को बता दी। अघोरी ने फिर आंखें बंद की और आंखें खोल के कहा कि इस पे किसी ने काला जादू किया है। यह पक्का हो सकता है कि इसने या तो फिर किसी चीज़ पे प्यार रखा है या तो फिर कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से इस पे काला जादू हावी हो गया है और इसका कारण वही लड़की है। यह सुनते ही हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़े दिनों के बाद मेरा दोस्त मर गया। हम लोग उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने उस लड़की के बारे में बहुत पूछने की कोशिश की, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं उस लड़की से कांटेक्ट में था। फिर हुआ यूँ कि मैं उस लड़की के घर एक दिन गया। उसका घर एकदम से अंधेरे में था, सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी और उसकी बूढ़ी दादी व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। शायद उनको उठने में तकलीफ हो रही थी। मैंने फिर उस लड़की से कहा कि मेरा वो दोस्त मर चुका है, पर उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि उसे पता हो कि ये सारी चीज़ें घटने वाली है। फिर उस लड़की ने मुझे चाय और बिस्किट दिया। मैंने वो चाय और बिस्किट खाए और फिर उस लड़की को अलविदा कह के घर के बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास था, मैंने एक टेबल पे मेरे दोस्त के जैसा ही एक छोटा सा पुतला देखा। एक सुई लगी हुई थी। वो देख के तो मैं बहुत डर गया। मैं बाहर थोड़ा दूर तक आके वो सारे बिस्किट और चाय को वॉमिटिंग कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद इस चाय और बिस्किट में कुछ बुरा ना हो। और मैं उस लड़की को भी डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था कि क्या उसने ही मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू किया था, क्योंकि मैं उस लड़की से कहीं ना कहीं डरता था। मैं मेरे दोस्त को खो चुका था। मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ों पे भले ही विश्वास ना करते हो, पर किसी चीज़ का मजाक मत उड़ाइए। मुझे पता नहीं कि आप लोग इस काले जादू में मानते हो या नहीं, पर यह घटना मेरे साथ जो घटी, जिसने मुझे इस चीज़ पे मानने पे मजबूर कर दिया। मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बदतर थी। जब भी मैं अपने परिवार के साथ किसी बड़े फंक्शन में जाता तो मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाते। वो हमेशा मुझे कहते रहते कि मैं निकम्मा हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही मेरी इंसल्ट वो लोग करते रहते। मुझे बुरा भी लगता, पर क्या कर सकते थे। थोड़े टाइम के बाद मुझे हैदराबाद में एक बड़े कंपनी में जॉब मिल गया। मैं इस जॉब से बहुत खुश था, पर मेरे थोड़े सगे थे, उन लोगों को मेरा यह जॉब मिलना पसंद नहीं आया था। उनको जैसे मुझसे जलन होने लगी थी। मैंने वहाँ 1 BHK का फ्लैट लिया। उस फ्लैट के मालिक सामने वाले पोर्शन में रहते थे।
और मैं पीछे वाले पोर्शन में रहता था। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक था। एक रात की बात है, हुआ यूँ कि मैं सो रहा था। मुझे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये आवाज़ मुझे 3 बार सुनाई दी और कोई मुझे मेरे नाम से पुकार के बाहर आने को कह रहा था। सच बोलूँ तो वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं ब्लैंकेट लिया और एक कोने में जाके बैठ के रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। दूसरे दिन सुबह में वो फ्लैट के मालिक मेरे घर पे आए और कहने लगे कि क्या कोई तुम्हारे घर पे आया था क्या। मैंने फिर उन्हें मना कर दिया और ऑफिस के लिए चला गया। दूसरे दिन भी ये चीज़ें घटी। 3 बार मुझे अपने नाम से बुलाने की आवाज़ आई। अब तो हद पार हो चुकी थी, इसलिए मैं तिरुमलागिरी सिकंदराबाद के पास में ही एक मंदिर में गया। वहाँ के पंडित जी से मैंने बात की और ये सारी चीज़ें शेयर की। तो उन्होंने मुझे कहा कि पक्का तुम पे किसी ने काला जादू किया है और अमावस्या की रात को तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। ये सिंदूर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सिंदूर घर पहुँचने के बाद नहाने के बाद लगा लेना और सो जाना। और हो सके तो अपने पास सुंदरकांड की डीवीडी हो या तो फिर फ़ोन में कोई गाना हो तो वो बजाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर घर आया, नहाने के बाद वो सिंदूर लगाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैंने डीवीडी चालू करना शुरू कर दिया। वो आवाज़ इस बार कुछ ज़्यादा ही कड़क थी। दूसरे दिन मेरे फ्लैट मालिक आए और कहा कि तुम पे किसी ने काला जादू किया था शायद, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पर उस दिन के बाद मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मैं मेरी लाइफ अच्छे से अब जी रहा हूँ। हमारा 2 माले का घर था। ऊपर के घर में एक रूम थी जहाँ पे हम लोग सारे गद्दे गद्दियाँ सारी चीज़ें रखते थे। तो हुआ यूँ कि मेरी मम्मी ऊपर तकिया लेने के लिए गई थी। तो मेरी मम्मी को तकियों के बीच में एक अंडा मिला। वो अंडा ब्राउन कलर का था। वो एक मुर्गी का अंडा था जिस पे पता नहीं कुछ अलग ही लिखा हुआ था। पर यह हो ही नहीं सकता क्योंकि वो घर बंद होता है और वो घर में कोई भी खिड़की नहीं है जिससे कि कोई भी मुर्गी वहाँ आए और अंडा छोड़ जाए। वो घर भी खोलना नामुमकिन था क्योंकि ज़्यादातर वो चाबियाँ मेरे मम्मी के पास ही होती थी। जब ये बात हमारे पड़ोस वाली एक आंटी को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों पे कोई काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस अंडे को तोड़ो और किसी समुंदर में जाके फेंक देना। मेरी मम्मी ने वैसे ही किया। वैसे हम लोग इन चीज़ों पे नहीं मानते थे, पर कई महीनों से मेरी मम्मी बीमार थी, इसीलिए हम लोगों को वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। अभी भी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये चीज़ किसने की होगी और वो अंडा किसने रखा होगा। वो सवाल मुझे आज भी खाया जा रहा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था जो कि शादीशुदा थी। तो उस लड़की के माँ बाप ने मेरे ऊपर मरण कर्मा नाम का काला जादू किया था और वशीकरण भी किया था, जिसके करने से किसी की भी मौत हो सकती है। उस टाइम से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती जो कि मेरे लिए एकदम सी नई थी। कुछ मराठी में कोई बड़बड़ा रहा हो ऐसी आवाज़ें मुझे आते रहती। वो आवाज़ें मुझे पागल करते जा रही थी। एक बार की बात है, जब मैं नींद में था तो मुझे ऐसा सपना आया कि मेरे आसपास बहुत सारे कीड़े हैं और जब मैं नींद से उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ फिर रहा है, ऊपर से नीचे।
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरी बॉडी से खून चूस रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं अब उठ भी नहीं सकता। मैंने फिर एक अघोरी से बात की तो उसने मुझे निवारण दिया और कुछ दिनों तक पूजा करने के बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार आ गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम शालिनी है। यह घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। मेरे 10th के एग्ज़ाम्स थे। हुआ यूँ कि मैं रात दिन पढ़ती थी और मेरे चाचा का बेटा हर्ष बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था। उसका ध्यान पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं था और मैं घर के सारे काम अच्छे से करती थी। और जब भी हम फैमिली के साथ किसी बड़े फंक्शन में जाते तो लोग मेरी तारीफ बहुत करते थे और हर्ष के बारे में लोग बहुत बुरा कहते थे। चाचा को यह बात अच्छे से पता थी। चाची को शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। वो मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं करती थी। वो हमेशा मेरे बारे में सब लोगों को गलत कहा करती थी। बोलती थी कि उनका बेटा हर्ष मुझसे बहुत समझदार है। मैंने कभी भी किसी के भी सामने मेरे भाई हर्ष की बुराई नहीं की थी, पर चाची को यह बात कहाँ से समझाए। तो हुआ यूँ कि तकरीबन 1 महीना रह गया था। मैं रात दिन पढ़ा करती थी और घर के छोटे मोटे काम भी किया करती थी। मेरी दोस्त मीरा ने मुझे उसके घर बुलाया। उसको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उसने कहा कि 1-2 घंटे के लिए मैं उसके घर आ जाऊँ और फिर वो 1-2 घंटे के बाद मुझे छोड़ देगी। मैंने कहा कि ठीक है, पर मुझे समय का पता ही नहीं चला। हम लोग पढ़ने बैठे थे और शाम हो चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया। मैं फिर घर जाने लगी। पता नहीं उस शाम में माहौल कुछ अलग ही था। जब मैं घर जा रही थी तो मुझे अचानक से मेरे पीछे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दिए। वो आवाज़ सुन के मैं बहुत डर गई थी क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था और मेरा घर अभी भी 10 मिनट की दूरी पर था। मैं जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ने लगी और अचानक से मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सच बोलूँ तो मैं समझ गई थी कि ये चीज़ क्या है, इसलिए मुझे और डर लग रहा था। मैं भागते भागते फिर अपने घर आ गई। मेरे पापा कोई टेंशन ना ले इसलिए मैंने कुछ भी घर में नहीं कहा था। उस रात मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे, पर दूसरे दिन से ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे अचानक से वॉमिटिंग होने लगी और मुझे बुखार भी आ गया था। मेरा बुखार बहुत तेज़ था। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। दिन ब दिन मेरा वज़न कम होता रहता। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाई। उस साल मेरे एग्ज़ाम्स खराब हो गए। डॉक्टर को दिखा के कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने तकरीबन 10 या 20 डॉक्टरों को मेरा चेकअप करवाया, पर डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टरों से थक के मेरे पापा ने फिर बाबाओं को भी बुलाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं कहा हमें। एक रात की बात है, तकरीबन 1:30 बजे थे। अचानक से मेरे सामने एक औरत आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और हंसने लगी। और बोली कि अगली अमावस्या को मैं तुझे ले जाऊंगी, तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। और अचानक से मेरे नाक में से खून निकलने लगा और मैं वही बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं 2 दिन तक बेहोश थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया। और पापा की भी जॉब चले गई थी तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मम्मी बीड़िया बनाती थी तो वहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा गुजारा चलता था और मेरा भाई किसान था। सब कुछ अब उसके ऊपर आ गया था। मेरे भाई ने भी कई बार मुझे कहा है कि उसको कोई दिखता है, पता नहीं क्या था। मैंने फिर
मेरे पापा को रात वाली बात बताई तो उन्होंने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर आ गया है। तो हमारे पड़ोस वाले ने बोला कि शायद ये काला जादू का चक्कर है, पर मेरे घर वाले इस बात को नहीं मान रहे थे। तो उस पड़ोस की आंटी ने कहा कि आप लोगों को एक अघोरी की मदद लेनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। जब पापा ने वो आखिरी का शब्द सुना, अचानक से उनको डर लगने लगा। उन्होंने फिर अघोरी बाबा को हमारे घर बुलाया। उस टाइम पे चाचा चाची और हर्ष बाहर गांव गए हुए थे। फिर अघोरी बाबा ने कहा कि तुम्हारी लड़की के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स ना दे पाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए और आखिरकार उसकी मौत। जब मेरे मम्मी पापा ने ये बात सुनी तो वो रोने लगे और बाबा से गिड़गिड़ाने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि अब आखिरी समय आ चुका है इस लड़की का। अगर थोड़े टाइम पहले ये मुझे कहते तो मैं आसानी से उस चुड़ैल को वश में कर लेता, पर अब सिर्फ मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिर अघोरी बाबा ने हमें थोड़ी चीज़ें लाने को कही। हम लोगों ने उसी हिसाब से सारी चीज़ें लाई। फिर अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और अघोरी बाबा तब से मंत्र ही पढ़ते जा रहे थे और अचानक से लोटे में रखा हुआ पानी नीचे गिर गया। अघोरी बाबा ने कहा कि वो आ चुकी है। अघोरी बाबा ने एक राउंड बनाया था और कहा था कि इस राउंड से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आत्मा तुम लोगों को डराने की कोशिश करेगी, पर तुम लोगों को डरना नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो औरत हमारे सामने प्रकट हो गई। उसने कहा कि मुझे इस लड़की की चाची ने इसको मारने के लिए भेजा है। जब हम लोगों ने चाची का नाम सुना तो हमारा दिल टूट गया। फिर अघोरी बाबा ने हम लोगों से कहा कि तुम्हारी चाची तुमसे बहुत जलती थी, तो इतनी जलती थी कि तुम्हारी चाची ने इस चुड़ैल को तुम्हारे पीछे छोड़ दिया। वो तुम्हारा भला नहीं चाहती थी। तुम्हारी चाची ने तुम्हारी दोस्त का भी इस्तेमाल किया है। जब उस दिन तुम अपने दोस्त के घर कुछ काम से गई थी तो उन्होंने तुम्हें दूध पिलाया था। मैंने कहा हाँ बाबा, उन्होंने हमें दूध पिलाया था। तो बाबा ने कहा कि उसी दूध में राख मिला के पिलाई गई है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत ये हो गई है। फिर उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को बोला कि अगर तू यहाँ दिखी तो तेरा हंसना क्या होगा ये तू भी नहीं सोच सकती। वो चुड़ैल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और सुबह के 5 बजे तक सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि ये धागा अपने साथ रखना और इसे पहन के रखना, इसे कभी भी मत उतारना। फिर अगले दिन हमारे चाचा और चाची वापस आ गए और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। चाचा तो जैसे पैरालाइज्ड हो गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनको लकवा मार गया था। चाची की हालत भी खराब हो चुकी थी। हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में चाची से कभी डिस्कस नहीं किया। हम लोग सिर्फ चुप बैठ गए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप किसी का भी बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप जब भी किसी का भी बुरा सोचोगे तो एक दिन वही चीज़ आपके पास लौट के आएगी, और शायद उससे ज़्यादा भी। काला जादू होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था। तो बात करें मेरी, तो मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 15 साल की थी जब मेरे साथ ये सब कुछ घटा था। मैं स्कूल से अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी थी, वहीं के अच्छे जूनियर कॉलेज में ज्वाइन हुई थी। मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को छोड़ दिया था। मेरी मम्मी ने मेरे पापा के सपोर्ट के बिना ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इतने तक लेके आई। एक दिन मेरे बड़े पापा यानी कि ताऊ जी हमारे घर आए और सब कुछ पूछने लगे, जैसे कि मेरे मार्क्स कितने आए, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, वगैरह वगैरह। मेरी मम्मी मेरे पे कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील करती थी। उनको मुझ पे गर्व था कि मैंने उनके सर को झुकने नहीं दिया
और इतनी मेहनत करके इतनी आगे गई। तो मेरी मम्मी हमेशा से ही मेरे ऊपर गर्व महसूस करती थी और इसके बारे में सभी लोगों को गर्व से बोलती थी। शायद ये मेरे मम्मी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे मम्मी ने ताऊजी के सामने मेरे मार्क्स का चिट्ठा खोल दिया। मेरे ताऊजी ने भी मेरी तारीफ की और चले गए। चीजें यहाँ से बुरी होने लगी। अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे पेट में बहुत दर्द होता। मुझे कभी भी दर्द नहीं होता था, पर अचानक से मेरा दर्द शुरू हो चुका था। मेरा वजन भी बहुत कम हो चुका था। महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और नौबत तो यह है कि मुझे स्कूल से लंबे समय के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। डॉक्टर्स को दिखाने पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है और ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। मैंने फिर डॉक्टर से लड़ाई कर ली, क्योंकि अगर दिमाग का होता तो शायद मुझे ये सब चीज़ें नहीं होती, उल्टा मैं दिमागी रूप से बीमार हो जाती। पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग दूसरे डॉक्टरों से भी मिल चुके थे। सब लोगों ने एक ही जैसा बयान दिया कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर हमारी ही एक पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि कोई ना कोई बाबा से मिलो, शायद तुम्हें कोई फ़ायदा होगा। हम लोगों ने फिर एक बाबा से मुलाकात की। भगवान का शुक्र है कि वो बाबा दूसरे बाबाओं की तरह पाखंडी नहीं निकला। वो एक सच्चा बाबा था। थोड़े घंटों तक मंत्र पढ़ के बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। हम लोगों ने पूछा कि किसने किया है, तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें उसका नाम तो अच्छे से नहीं बता सकता, पर हाँ, उसके नाम का पहला शब्द जे से स्टार्ट होता है और वो तुम्हारे पापा के साइड की ही कोई औरत है। फिर क्या था, हमें पता चला कि वो जे नाम की औरत मेरे ही पापा की बड़ी बहन थी। फिर हमने पूछा कि बाबा जी, हमारे ऊपर उन्होंने काला जादू क्यों किया है? तो बाबा जी ने कहा कि जब तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई थी तो उससे पहले विधवा हो गई थी और सभी चीज़ों के लिए वो तुम्हारे पापा के ऊपर निर्भर थी। तो उन्हें डर लगने लगा कि अगर उनकी शादी हो गई और बच्चे पैदा हो गए तो सब कुछ उनसे छीन जाएगा। और हुआ भी ऐसा। पर थोड़े टाइम के बाद मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। तो मैंने पूछा कि अभी उन्होंने हमारे ऊपर काला जादू क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम तो तुम लोग बच गए और उन्होंने भी काला जादू फिर वापस ले लिया। पर इस बार वो तुम्हारी मम्मी की प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र थी। वो चाहती थी कि तुम्हारी मम्मी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे इलाज में खाली कर दे और तुम लोग सड़क पे आ जाओ। और हाँ, एक बात है, तुम्हारे ताऊ जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे नहीं हैं। ये सभी कारनामे उनके ही इशारे पर हुए हैं। ये सुन के मेरी मम्मी और मेरा दिल टूट गया। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों के सामने आपके पास कितने पैसे हैं और आपकी ज़िंदगी में कितना सुधार हुआ है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी से भी डिस्कस मत कीजिए, वरना आपको तो पता ही है मेरे साथ क्या हुआ है। इसलिए जितना लोगों से दूर रहे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। उनके 6 बेटे और एक बेटी थी। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब मेरे दादाजी ने सारा बिजनेस कराची से इंडिया में शिफ्ट कर दिया और यहाँ के मेहनत करके यहाँ के अमीर आदमी बन गए। उन्होंने यहाँ इंडिया में एक बंगला खरीदा। मेरे पापा फैमिली में सबसे छोटे थे। मेरे पहले, दूसरे और चौथे चाचा की पत्नियों को काला जादू आता था। वो हमेशा बाकी लोगों पे काला जादू किया करते थे ताकि उनको प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मिले अगर सब मर जाते हो तो। ये सब 1999 में शुरू हुआ था, जब मैं मेरे मम्मी के पेट में था। जब मैं पैदा हुआ तो वो लोग मुझे देख के शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पापा के बाद उनकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वो लोग ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी थी। तो
बड़े चाची मेरे मम्मी को मिलने हॉस्पिटल आए और उन्होंने मेरे मम्मी के तकिए के नीचे कुछ रख दिया, जिसके बाद उनको बेड के नीचे से किसी का हाथ मेरे ऊपर आते हुए दिखाई देता था। वो बहुत चिल्लाती, पर जल्द ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। जैसे मैं बड़ा होते गया, ये काले जादू वाली चीज़ों को देखना मेरे लिए जैसे नॉर्मल हो गया था। कभी मुझे काले धब्बे अपने खिलौने पर दिखते या फिर अपने कपड़ों पर। बात 2004 की है, जब दिवाली का टाइम था, तो मेरी उन्हीं में से एक चाची ने मुझे मिठाई दी जिसमें सिंदूर लगा हुआ था। उन्होंने मुझे खिलाने की कोशिश की, पर हमारा काम वाला जो अच्छा था उसने मुझे धीरे से अंदर बुलाया और उस मिठाई को फेंक दिया और कहा कि ऐसी चीज़ें कभी मत खाना। वो काम वाला मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में कहता रहता था। मेरे माँ बाप को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। 2005 में हमने हमारे घर के सामने एक गेट जैसा बनवाया था। वैसे हम 3rd फ्लोर में रहते हैं। सीढ़ियों पे ही गेट लगवाया था, जिससे कि कोई हमारे घर में ना आ सके। वो देख के मेरी चाचियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पापा ने कुछ ज़्यादा ही पैसे उसके लिए खर्चे थे। एक बार की बात है, जब हम लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खा के ऊपर जा रहे थे, तो मैं सबसे आगे जा रहा था। तब मैंने देखा कि हमारे गेट के पास नींबू में सिंदूर और उसमें एक सुई फंसाई हुई थी अंधेरे में, जिसे कि हम में से कोई उस पर पैर रख दे और हमें कुछ हो जाए। पर मैंने देख लिया और मम्मी पापा को बता दिया। ये पहली बार था कि मेरी मम्मी ने गुस्से से सब पर चिल्लाया और कहा कि जिसने भी ये किया है, भगवान उसको 7 दिन के अंदर सबक सिखाएगा। ये बात मम्मी की सब लोगों को सुनाई दी थी। मेरी बड़ी चाची 1 हफ्ते के बाद बीमार पड़ गई और उनको टीबी हो गया। घर वाले डर गए थे, इसलिए कुछ महीनों के लिए ये लोगों ने ये सिलसिला रोक दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाद में हम एक दिन मेरी नानी के घर गए थे। नानी शिव भगवान की बड़ी भक्त थी और कई साधु बाबाओं को जानती थी, जो कि हिमालय में बहुत समय गुजार चुके थे। नानी उन्हें कुंभ मेले में मिली थी। नानी कहते ही कि बाबा ने कहा था कि ऐसी चीज़ें सिर्फ कमज़ोर लोगों को चोट पहुंचाती है और ना कि दिमागी रूप से मजबूत लोगों को, और जो सच्चा और अच्छा होता है उनको कुछ भी नहीं होगा। इस कलयुग में ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। ये टाइम अब उनको सजा देने के लिए था, काला जादू यूज़ करके नहीं, बल्कि भगवान की सच्ची शक्ति से। वो बाबा एक दिन हमारे घर आए। वो हमारे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। उनको ना पैसे चाहिए थे, ना खाना, कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला कि वो इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ड्राइंग रूम में अब सारे परिवार के लोग आके बैठे थे। उस बाबा ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि याद करो उस नींबू देखने वाली रात को। मैंने याद किया। जैसे ही मैंने याद किया, बाबा चिल्ला उठे और कहे कि चौथे भाई की बीवी, छोटे कद की, यम नाम की। यह सुनते ही तीसरी चाची वहाँ से उठकर चली गई। ये आवाज़ सबने सुनी थी, बल्कि हमारे पड़ोस वाले तो बाहर आ गए थे सुनने के लिए। मेरी मम्मी ने एक जीत की खुशी दिखाई। सब ठीक हो गया, पर थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि हमारे घर के सामने कोई चावल रख के गया था जो सिंदूर में थे। पर मैंने बाबा की बातों को याद किया कि शक्ति खुद की आत्मा में होती है। वो याद करके मैं चला गया वहाँ से। मैं आज कॉलेज में हूँ और अलग हो चुके हैं हम उनसे। आज हम बहुत खुश हैं।